आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही विवादास्पद और कह सकते हैं ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे की, लव जिहाद। इस पूरी चर्चा में हम एकदम निष्पक्ष होकर इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है, कानून क्या कहता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये थियोरी आखिर है क्या, फिर ये ऑनलाइन इतनी तेजी से फैलती कैसे है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा संविधान चुनने के अधिकार के बारे में क्या कहता है, और आखिर में इस पूरी कहानी का कानूनी अंजाम क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि ये लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आखिर है क्या, इसकी एक साफ एकेडमिक परिभाषा क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस के एक शोध के मुताबिक ये भारत में हिंदू दक्षिणपंथ की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और इसका मूल दावा ये है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को प्यार का झांसा देते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं। मतलब इसके केंद्र में यही धारणा है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है, न कि दो लोगों की अपनी पसंद का मामला। अच्छा, अब ये जो लव जिहाद शब्द है, ये सुनने में तो काफी नया लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो डर या चिंताएं हैं, उनका इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1900 के दशक में ही हो गई थी, जब मुस्लिम आबादी को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की गईं। फिर 2009 में जाकर लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल एक कैंपेन में हुआ, और देखिए इसका असर इतना हुआ कि 2021 में उत्तर प्रदेश में बाकायदा एक कानून आ गया, और अब 2024 में उसी कानून को और भी सख्त बनाने की बात हो रही है। तो ये सिर्फ एक दशक की कहानी नहीं, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये थ्योरी इतनी फैलती कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में इस कहानी को कैसे बनाया और फैलाया जाता है। ये जानकारी ग्लोबल नेटवर्क ऑन एक्सट्रीमिज्म एंड टेक्नोलॉजी के डेटा एनालिसिस पर आधारित है। तो जब ऑनलाइन बातचीत का विश्लेषण किया गया तो कुछ खास पैटर्न सामने आए। कुछ ऐसी रणनीतियां जो लव जिहाद की कहानी को बनाने के लिए बार बार इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये चार्ट देखिए, करीब 28% ट्वीट्स में मुस्लिम नामों को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया गया, लगभग 26% में मुस्लिम पुरुषों को एक शिकारी के तौर पर दिखाया गया, और 19% से ज्यादा ट्वीट्स में हिंदू लड़कियों को बचाने की बातें की गईं। ये वाकई में देखने वाली बात है कि एक विलन की इमेज बनाने के लिए किस तरह की तरकीबें अपनाई जाती हैं, जैसे मुस्लिम नामों को अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करना, या फिर पूरे के पूरे मुस्लिम परिवार को ही साजिश का हिस्सा बता देना। कभी कभी तो तर्क ऐसे होते हैं कि किसी चुनाव के नतीजे को सीधे लव जिहाद के केस बढ़ने से जोड़ दिया जाता है, और डर को और बढ़ाने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आतंकवाद से भी जोड़ दिया जाता है। और इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यह हिंदू महिलाओं को कैसे दिखाता है। अक्सर उन्हें भोली, मासूम और ऐसी पीड़ित के तौर पर दिखाया जाता है जो अपना भला बुरा नहीं समझ सकती। आपने #SaveHinduGirls जैसे हैशटैग जरूर देखे होंगे, ये उसी का हिस्सा है। इसमें हिंदू पुरुषों और परिवारों से अपील की जाती है कि वो अपनी महिलाओं की रक्षा करें, उन्हें कंट्रोल करें। मतलब एक अच्छी हिंदू महिला वो है जो पुरुषों की बात माने। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं महिलाओं की अपनी समझ और फैसले लेने की क्षमता पर ही सवाल उठाता है। अच्छा, ये तो हुई ऑनलाइन दुनिया की बातें। अब जरा वहां से हटकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचती है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसने लव जिहाद की इस पूरी कहानी को सीधी चुनौती दी। केस था शफीन जहां बनाम अशोकन KM का। ये मामला हादिया नाम की एक वयस्क महिला का था। उनके पिता का आरोप था कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर उसका धर्म बदलवाया गया और फिर एक मुस्लिम लड़के से शादी करा दी गई। और ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के उसी 2018 के फैसले का एक हिस्सा है। ये कोर्ट के नज़रिए को बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें जजों ने सीधे सीधे व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक दबाव के बीच जो टकराव होता है, उस पर बात की है। तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था, कानून के अनुसार पसंद की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत पहचान की स्वीकृति है, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का अपना स्थान है, लेकिन वे संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता से ऊपर नहीं है। मतलब बहुत सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति की पसंद उसकी पहचान का हिस्सा है और संविधान इस आज़ादी की गारंटी देता है। समाज के नियम कायदे इस संवैधानिक आज़ादी से बड़े नहीं हो सकते। और इसी केस में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, चाहे शादी के भीतर हो या बाहर, साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह की अंतरंगताएं निजता के एक मुख्य क्षेत्र के भीतर आती हैं जो अलंघनीय है। इसका मतलब है कि अपना पार्टनर चुनना हर किसी का अपना निजी फैसला है। ये राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतना मजबूती से बचाव किया, इसके बावजूद लव जिहाद की कहानी का सीधा असर राज्यों के कानून बनाने की प्रक्रिया पर पड़ा है। जरा इस टेबल को देखिए। ये उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन कानून की तुलना है। 2021 के कानून और 2024 के प्रस्तावित बिल में सजा को कितना ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव है, ये साफ दिखता है। जैसे अगर मामला किसी SC/ST, नाबालिग या महिला से जुड़ा हो तो जुर्माना 25,000 रुपये से सीधे 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है, और सामूहिक धर्मांतरण पे जुर्माना 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। ये सजा में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। सिर्फ सजा ही नहीं, 2024 के इस बिल में जमानत की शर्तें भी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। पहली शर्त यह है कि सरकारी वकील को जमानत का विरोध करने का मौका देना ही होगा। दूसरी, कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी ने इस कानून के तहत कोई अपराध नहीं किया है। और तीसरी, कोर्ट को यह भी तसल्ली करनी होगी कि जमानत मिलने पर आरोपी बाहर जाकर कोई और अपराध नहीं करेगा। ऐसी कड़ी शर्तें अक्सर एंटी टेरर कानूनों में देखने को मिलती हैं, जिससे जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बहुत बड़ा बदलाव है। इस संशोधन में प्रस्ताव है कि शिकायत सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इससे विजिलेंटे ग्रुप्स यानी खुद से कानून हाथ में लेने वाले समूहों के लिए भी दरवाज़ा खुल सकता है। तो अब हम एक सीधे टकराव पर आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ है हमारा संवैधानिक सिद्धांत, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपना धर्म और साथी चुनना हर व्यक्ति की निजी आज़ादी है, और दूसरी तरफ है लेजिस्लेटिव आउटकम यानी कानून का नतीजा, जो लव जिहाद की कहानी से प्रभावित होकर शादी के लिए धर्म बदलने को अपराध बना रहा है, वो भी बहुत कठोर सजाओं के साथ। और आखिर में लव जिहाद का ये पूरा विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि कोई भी समाज अपनी सामुदायिक पहचान को लेकर जो डर है और व्यक्ति की अपनी पसंद का जो मौलिक संवैधानिक अधिकार है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है।